नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा मार्क्स यही कटते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से। आज इस वीडियो के बाद आप ये मिस्टेक कभी नहीं करोगे, आई प्रॉमिस यू, बिकॉज इन दिस वीडियो आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड से सबसे पहले ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करते हैं, जिसे जीवीए एमपी बोलते हैं, राइट। और जीवीए एमपी ही क्या होता है? वैल्यू एडिशन बाय अ फर्म और बाय अ सेक्टर। दैट मीन जब भी हम किसी एक फर्म या किसी एक सेक्टर की वैल्यू एडिशन की बात करेंगे, राइट, तो इसका मतलब वो जीवीए एमपी है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, राइट। इकोनॉमी में जितनी फर्म्स होंगी या फिर जितने सेक्टर्स होंगे, उन सबकी जीवीए एमपी को ऐड करेंगे तो जीडीपी एमपी आएगा, राइट। दैट मीन्स इस मेथड से सबसे पहले जीवीए एमपी या फिर जीडीपी एमपी निकलेगा, राइट। एक चीज और, अगर तो पूरी आपको एग्जांपल में एक फर्म दी हुई है, राइट, या फिर एक सेक्टर दिया हुआ है, तो वही जीवीए एमपी होगा, वही जीडीपी एमपी होगा। पर अगर आपको एग्जाम में दो फर्म्स दी हैं, राइट, या फिर 2-3 सेक्टर्स दिए हुए हैं, तो उन सबकी जीवीए एमपी को ऐड करेंगे तो जीडीपी आएगा, राइट। और दैट, तो जीवीए एमपी इज कंट्रीब्यूशन बाय अ फर्म बाय अ सेक्टर, और जीडीपी एमपी इज पूरी इकोनॉमी में जितनी फर्म्स हैं, पूरी इकोनॉमी में जितने सेक्टर्स हैं, उन सब की जीवीए एमपी का टोटल, राइट। तो जीवीए एमपी को निकालने का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। दैट मान लो फार्मर ने 500 रुपीज की कॉटन प्रोड्यूस करी, राइट, तो उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हुई? 500 रुपीज, गॉट दैट। पर उस 500 का प्रोडक्शन करने के लिए उसे 50 रुपीज के सीड्स लेने पड़े, ये हो गई उसकी इंटरमीडिएट कॉस्ट। इसका मतलब फार्मर ने कितनी वैल्यू ऐड करी? 500 minus 50, that is 450. ओके, तो वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। और वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए आपको एग्जाम में जब न्यूमेरिकल आएगा, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स गिवन होंगे, तो आपको वहां आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा कंपोनेंट वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने में हेल्प करेगा, राइट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स इफ इंटायर आउटपुट इज सोल्ड। अगर प्रोड्यूसर का सारा माल बिक जाता है, सारी आउटपुट बिक जाती है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स, राइट। फार्मर ने 500 रुपीज की कॉटन प्रोड्यूस करी थी और 500 की 500 बिक गई, तो वो क्या हो जाएगी? वैल्यू ऑफ आउटपुट दैट इज इक्वल टू सेल्स। पर जरूरी नहीं है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स, मतलब कुछ उसका आउटपुट बिक गई, कुछ नहीं बिकी, वो स्टॉक में ऐड हो गई, दैट इज चेंज इन स्टॉक या फिर अनसोल्ड स्टॉक, राइट। इसके बहुत सारे नाम हैं, अब पेपर में आपको अलग अलग नाम से चेंज इन स्टॉक दिया हो सकता है, तो नोट कीजिए, चेंज इन स्टॉक भी हो सकता है, एडिशन टू स्टॉक भी हो सकता है, अनसोल्ड स्टॉक भी हो सकता है, इंक्रीज इन स्टॉक भी हो सकता है, डिक्रीज इन स्टॉक भी हो सकता है, और अगर डिक्रीज हुआ तो यहां माइनस हो जाएगा। इसके अलावा नेट इन्वेंट्रीज के फॉर्म में भी दिया हो सकता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में भी दिया हो सकता है, राइट। ये लास्ट वीडियो में वैल्यू एडेड मेथड में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूं, राइट जी। तो चेंज इन स्टॉक के बहुत सारे नाम हैं, तो अलग अलग नामों से ये आपको पेपर में दिया हो सकता है। और नेक्स्ट है कि कुछ माल प्रोड्यूसर ने अपने लिए पहले ही रख लिया, राइट, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स, अगर उसकी सारी आउटपुट बिक गई, एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सेल्स आपको अलग अलग तरीके से दिया हो सकता है, कैसे? नंबर 1 कि सेल, मान लो कोई फर्म है ए, तो सेल्स बाय फर्म ए अगर पेपर में दिया हुआ है तो ये कंप्लीट है, आपने सीधा सेल्स वहां पुट कर देनी है बाय ए फर्म, राइट, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, राइट। पर अगर सेल्स नहीं दिया हुआ, प्राइस एंड क्वांटिटी सोल्ड दिया हुआ है, तो प्राइस को क्वांटिटी सोल्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्म ए की सेल आ जाएगी, कोई भी फर्म है, राइट। या फिर आपको एग्जाम में ऐसे भी दिया हो सकता है कि सेल बाय ए नहीं दिया हुआ, अलग अलग करके दिया हुआ है कि ए ने कुछ बी को बेचा, कुछ हाउस होल्ड को बेचा, कुछ गवर्नमेंट को बेचा और कुछ फॉरेन कंट्रीज को बेचा, राइट। तो इन सब को ऐड करके ए की सेल आएगी, राइट। नेक्स्ट है कि आपको डोमेस्टिक सेल, मतलब जो उसने कंट्री के अंदर बेचा वो अलग से दिया हुआ है, इसका मतलब यहां उन्होंने स्पेसिफाई किया कि ये डोमेस्टिक सेल है, इसका मतलब कुछ अब्रॉड में भी भेजा होगा, मतलब फॉरेन कंट्रीज को भी बेचा होगा, तो डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट करेंगे तो सेल्स आएगी, राइट। तो आपने चेक कर लेना, अगर प्राइस एंड क्वांटिटी सोल्ड दिया है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके सेल आएगी, अगर ऐसे अलग अलग करके दिया हुआ है तो इन चारों को ऐड करके सेल्स आएगी, और अगर डोमेस्टिक सेल दिया है तो एक्सपोर्ट ऐड करेंगे तो सेल बाय फर्म ए आएगी, अगर वहां ए फर्म है तो, राइट, अगर बी फर्म है तो बी। अब नेक्स्ट है इंटरमीडिएट कॉस्ट, क्यों? क्योंकि वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। और इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या होता है? इंटरमीडिएट कॉस्ट कह लो, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर कह लो, राइट, या फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन कह लो। अगर ये पेपर में दिया हुआ है तो ये कंप्लीट टर्म है, राइट, आप एज इट इज इंटरमीडिएट कॉस्ट की वैल्यू पुट करेंगे, राइट, आपके पास आंसर आ जाएगा, ओके। पर अगर इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं दी हुई, आपको पेपर में लिखा आ गया सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, तो यही इंटरमीडिएट कॉस्ट है। और अगर ऐसे भी नहीं दिया तो कुछ ऐसे दिया होगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल,
राइट, एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल भी दिया हुआ है और पावर चार्जेस मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दिया हुआ है। तो ये सारा खर्चा क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर ना, राइट। तो इनको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास इंटरमीडिएट कॉस्ट आ जाएगी, राइट। पर कई बार डोमेस्टिक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया होता है, तो यहाँ उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि ये कंट्री के अंदर से रॉ मटेरियल खरीदा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ बाहर से भी खरीदा होगा, तो इंपोर्ट ऐड करना पड़ेगा, तो आपके पास इंटरमीडिएट कॉस्ट आएगी, राइट। तो दिस इज हाउ इंटरमीडिएट कॉस्ट कैन बी गिवन टू यू, राइट जी। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, बिकॉज इट इज अ मोटिवेशन। काम करने का मन करता है और हार्ड वर्क करने का मन करता है, क्योंकि मोटिवेशन हर किसी को चाहिए, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। There are only two producing sectors, A and B, in an economy. Calculate gross value added at market price by each sector, मतलब by each firm, and उसके बाद हमें नेशनल इनकम निकालना है। सबसे पहली बात है, याद रखना है कि किस मेथड से जो चीज निकलती है पहले हमने वो निकालनी है, उसके बाद जो वो हमें कहेंगे, राइट, एग्जाम में जो हमें बोला जाएगा फिर हम उसको उसमें कन्वर्ट कर लेंगे वो वी डायग्राम से, राइट। तो यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ वैल्यू एडेड मेथड के कंपोनेंट्स हैं, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जिसे वैल्यू एडिशन भी कहते हैं, राइट। तो ये ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस क्या है, बाय फर्म ए। तो दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, राइट। और यहां पर वैल्यू ऑफ आउटपुट तो गिवन नहीं है, तो हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट को थोड़ा इसको एक्सपेंड करके लिखना पड़ेगा, दैट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, राइट, प्लस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, ठीक है, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए इसमें से जो चीज गिवन है वो हम पुट कर देंगे, राइट। तो यहां सेल्स बाय ए दी हुई है 1000, तो हम पुट कर देंगे। चेंज इन स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए दिया है एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ ए दिया हुआ है। तो चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है जी। तो 50 एंड 100, राइट, 50 एंड 100। तो 50 क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन स्टॉक, प्लस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं दिया तो इसको 0 ले लेंगे, राइट। तो ये आ गई आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट के लिए हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय ए, राइट, दैट इज 500, तो माइनस 500। तो 1000 माइनस 50 माइनस 500, तो दिस इज व्हाट 450, राइट। अब हमें निकालनी है वैल्यू एडिशन या फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बाय बी फर्म, राइट। तो बाय बी फर्म ये क्या हो जाएगी, वही वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, और इसको और आगे एक्सपेंड करके लिखेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो बी की सेल्स दी हुई है कितनी है, 2000। तो 2000 प्लस चेंज इन स्टॉक बी का क्या है, चेंज इन स्टॉक ऑफ बी इज माइनस 200, राइट, प्लस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं है तो इसको 0 ले लेंगे, माइनस उसकी इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय फर्म बी इज 600। तो 2000 माइनस 200 माइनस 600, तो दिस इज व्हाट 1200, ठीक। ये आ गया आपके पास ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ए फर्म एंड बाय बी फर्म, राइट। अब हमें क्या निकालना है, नेशनल इनकम, ठीक। तो नेशनल इनकम क्या होती है, NNPFC, राइट। और इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहां से GDP MP निकाल लेंगे, राइट। तो GDP MP क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जितनी फर्म्स होंगी उन सबके ग्रॉस वैल्यू एडेड को ऐड करेंगे तो हमारे पास GDP आ जाएगा, राइट। तो यहां पर ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बाय ए प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बाय फर्म बी, राइट। तो वो हमारे पास 450 था, है ना, ए का, और बी का क्या था 1200, तो ये आ गया आपके पास 1650। अब हम निकाल लेते हैं NNPFC। तो वो क्या होता है, GDP MP से हमें निकालना है NNPFC। तो ग्रॉस को नेट बनाना है तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे, और MP को FC बनाना है तो नेट माइनस, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। तो ये 1650 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो 180 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 20 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, राइट। तो 1650 माइनस 180 और ये आ जाएगा 160 माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हमारे पास, इनडायरेक्ट टैक्सेस इज 120 और सब्सिडी नहीं है तो वो 0, राइट। तो 1650 माइनस 160 माइनस 120,
280, 1370 करोड़, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, राइट। यूनिट जरूर मेंशन करने हैं, ओके, और स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फिर वैल्यूज पुट करेंगे, फिर आंसर। 1 मार्क 1 मार्क 1 मार्क, राइट, या फिर 2 मार्क, जितने भी मार्क्स का होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हमें कैलकुलेट करना है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, राइट। तो वो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, क्यों? क्योंकि इस मेथड से सबसे पहले क्या निकलता है, GVAMP, और उसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, और वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, राइट, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, ओके। तो सेल्स कितनी गिवन है यहां पर, अब यहां पर क्या गिवन है आपको, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस, राइट। तो दैट मीन्स यहां पर डायरेक्टली आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट ही गिवन है। ये जो ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट है, यही क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, दैट मीन्स सीधा दिया हुआ है वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो 10,000 माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट भी दी हुई है, दैट इज 5,000। तो ये आ गया आपके पास 5,000। अब हमें क्या निकालना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, जो हमें पूछा गया है निकालने के लिए। तो हम GVAMP पर तो पहुंच चुके हैं। अब GVAMP में फर्क सिर्फ क्या है, MP और FC का। तो MP को FC बनाने के लिए क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे, राइट। तो 5,000 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, राइट। इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कई बार एग्जांपल में आपको GST गिवन होगा, तो GST क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस यहां पर कितने गिवन है, 750। तो 750 माइनस सब्सिडी। जल्दबाजी में कई बार गलती हो जाती है, तो प्लीज ऐसे सामने सामने करके देखना, राइट, ताकि वही वैल्यू हम ले जो उसकी एक्चुअल वैल्यू। और सब्सिडी क्या है, 250, राइट। तो 5,000 माइनस 500, तो ये कितना हो गया, 4,500 रुपीज, 4,500 करोड़। हमेशा याद रखना, स्टैट मैथ्स जहां भी नंबर्स होंगे वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, राइट। आप कई बार ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, तो जल्दी जल्दी वैल्यूज लिखते हो। तो आप जितने मर्जी परफेक्ट हो, प्लीज धीरे धीरे वैल्यूज चेक करके, राइट, ऐसे करके चेक कर लेना है कि ये इसकी वैल्यू है, क्योंकि कई बार ऊपर नीचे होता है तो हमें पता नहीं चलता, राइट। तो गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, हमें निकालना है ग्रॉस वैल्यू एडेड या फिर GDP-MP बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, फिर नेशनल इनकम निकालनी है। तो अगर हमें GDP-MP निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी सेक्टर का GVAMP निकालना पड़ेगा, सेकेंडरी सेक्टर का निकालना पड़ेगा, टर्शरी सेक्टर का निकालना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहां पर क्या कर रही हूं, मैं तीनों सेक्टर का क्या करूंगी, वैल्यू ऑफ आउटपुट को ऐड कर दूंगी, तीनों सेक्टर्स की जो इंटरमीडिएट कॉस्ट है उनको ऐड कर दूंगी, राइट, और माइनस कर दूंगी। तो ये आ जाएगी GDP-MP, बजाय इसके कि मैं प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू एडिशन अलग निकालूं, राइट, सेकेंडरी का अलग, टर्शरी का अलग निकालूं, तो मैं तीनों सेक्टर्स की वैल्यू ऑफ आउटपुट को ऐड कर लूंगी और तीनों सेक्टर्स की इंटरमीडिएट कॉस्ट को ऐड कर लूंगी, राइट। माइनस करके मेरे पास क्या आ जाएगा, GDP-MP। तो GDP-MP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, किसकी है ये, प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्शरी सेक्टर, तीनों की, राइट, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, राइट जी। और ये इंटरमीडिएट कॉस्ट भी क्या है, प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्शरी सेक्टर, ओके। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज 800 प्लस 200 प्लस 300 एंड माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट इज 400, 100 एंड 50, ओके। तो 1000 प्लस 300 कितना हो जाएगा, 1300 माइनस 500 प्लस 50, 550, राइट। तो ये आ गया आपके पास 750। नेक्स्ट हमें निकालना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है, NNPFC। तो GDP-MP को NNPFC बनाना है तो ग्रॉस को नेट बनाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे। अगर आपको अभी भी ये चीजें क्लियर नहीं है तो मेरी इसके ऊपर वीडियो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट में, राइट। और इसके अलावा मैंने 1 मिनट की वीडियो भी अलग बनाई हुई है इसके ऊपर, तो वहां जाकर आप इसको एक बार लर्न कर सकते हैं, ओके। और MP को FC बनाना है तो नेट माइनस कर देंगे, ओके जी। तो GDP-MP इज 750 माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तीनों सेक्टर का इकट्ठा दिया हुआ है तो 80 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो यहां पर फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट, तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है जी। तो 10 माइनस 20 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और वो क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस तीनों सेक्टर के 50 हैं और सब्सिडी तीनों सेक्टर की 20 है, तो 50 माइनस 20, तो 750 माइनस 80 ये हो गया माइनस 10 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस, और ये 50 माइनस 20 30 हो गया, राइट। तो 750 माइनस 90 30 माइनस 120, तो ये हो गया 3
630, right? So this is what rupees 630 crore, right? This is what the answer. आई होप आपको समझ आ रहा है. अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आई, राइट, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. डेफिनेटली आई विल हेल्प यू. नेक्स्ट है आपके पास, आपको निकालना है GNP-MP एंड GNP-FC. ये बाद की बात है ना, क्योंकि पहले तो हम ये निकाल लें कि इस मेथड से हमें पता है क्या निकलता है, GVA-MP है ना, या फिर GDP-MP, राइट जी. तो यहाँ पर सेक्टर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, तो यही GVA-MP है, यही GDP-MP है. तो GDP-MP, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ टी प्रोड्यूस्ड, मार्केट प्राइस ऑफ टी पर केजी, अमाउंट ऑफ कॉफी प्रोड्यूस्ड, राइट. तो यहाँ पर गुड्स की क्वांटिटी प्रोड्यूस दी हुई है और उनकी प्राइसेस गिवन है, राइट. और कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चरल गुड्स प्रोड्यूस हुई है ना, टी कॉफी प्रोड्यूस हुआ, राइट जी. इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है उसमें इंडस्ट्रियल गुड्स प्रोड्यूस हुई. तो यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर नहीं करके दिया हो, उनकी गुड्स की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है जी. तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट होता है. अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे, दैट इज प्राइस ऑफ टी मल्टीप्लाई क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ टी, ठीक, प्लस प्राइस ऑफ कॉफी मल्टीप्लाई कॉफी की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई, राइट, प्लस वैल्यू ऑफ अदर एग्रीकल्चरल गुड्स. तो यहां तो वैल्यू दी हुई है, तो सीधा वैल्यू ऑफ अदर एग्रीकल्चरल गुड्स, राइट. और फिर इंडस्ट्रियल गुड्स भी दी हुई है, तो प्लस वैल्यू ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, राइट जी. तो इन सबको ऐड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट. तो यहां पर वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स दी हुई है, ठीक जी, जो क्या होगी आपके पास इंटरमीडिएट कॉस्ट. तो वैल्यूज पुट कर देते हैं. अमाउंट ऑफ टी प्रोड्यूस कितनी है, 2000 kg, और प्राइस कितनी है, दैट इज 100. तो 100 मल्टीप्लाई 2000, तो ये आ गई वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ टी. प्लस कॉफी की अमाउंट कितनी प्रोड्यूस हुई है, 1500, और उसकी प्राइस कितनी है, 300. तो 300 इंटू 1500, प्लस एग्रीकल्चरल, जो अदर एग्रीकल्चरल गुड्स हैं उनकी तो सीधी हमें वैल्यू दी हुई है, तो 6 लाख है वो, राइट. प्लस इंडस्ट्रियल गुड्स की भी वैल्यू दी हुई है एंड की 8 लाख, राइट. माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी है, 3 लाख. सॉल्व कर लेते हैं. 1750000, राइट. अब हमें निकालना है GNP-MP, तो हम क्या करेंगे, GDP-MP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो 1750000, ठीक है, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं है 0, तो ये आ जाएगा 1. नेक्स्ट है GNP-FC निकालना है, तो क्या करेंगे, GNP-MP निकाल चुके हैं, राइट. तो MP को FC बनाना है जस्ट, तो नेट माइनस कर देंगे, राइट जी. तो 1750000 माइनस नेट क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सर्विसेज. तो यहाँ पर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, दैट इज 1 लाख. तो ये आ गया 165000 रुपीस करोड़, राइट. दिस इज व्हाट द आंसर. नेक्स्ट है वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी कैलकुलेट करना है, राइट. और वैल्यू एडेड बाय फर्म ए इज इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, राइट. और वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, है ना, प्लस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन. इन शॉर्ट लिख रही हूं, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, राइट. अब यहां पर आपको सेल्स में क्या दिया हुआ, डोमेस्टिक सेल बाय फर्म ए, राइट. मैंने बताया था आपको, अगर डोमेस्टिक सेल दिया हुआ है इसका मतलब एक्सपोर्ट ऐड करने पड़ेंगे, राइट. और डोमेस्टिक सेल हमारे पास कितनी है यहाँ पर, 4000, राइट. और एक्सपोर्ट कितने हैं, 1000. तो 4000 प्लस 1000, ये आपके पास आ जाएगी सेल. प्लस चेंज इन स्टॉक नहीं है 0, प्लस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन भी नहीं है 0, माइनस परचेज बाय फर्म ए, उसकी क्या हो जाएगी, इंटरमीडिएट कॉस्ट, और वो हमें कितना गिवन है, 200, राइट. तो 5000 माइनस 200 कितना हो जाएगा, 4800 रुपीस, 4800 करोड़, राइट. नेक्स्ट है हमें वैल्यू एडेड बाय बी भी निकालना है, ठीक जी. तो वैल्यू एडेड बाय बी, राइट, सेम क्या होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट. वैल्यू एडेड बाय बी क्या होगा, अगेन सेल बाय फर्म बी दिया हुआ है, तो यहां हम सीधी बी की सेल ले लेंगे, और वो हमारे पास कितनी है, 2940, राइट. तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल्स आ गया आपके पास 2940, माइनस बी की परचेज क्या है हमारे पास, 1300, तो माइनस 1300. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1640, राइट. और अगर उन्होंने GDP-MP बोला होता तो ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ए प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय बी, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, GDP-MP, राइट.
And this question is for you, right? You have to solve it and give me the answer in the comment box, right? I will give you the right answer. और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना. थैंक यू सो मच.